ना कोई आवाज ना कोई चेहरा, फिर भी हर जगह मौजूद। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये पाकिस्तान की आईएसआई है, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की कहानी है। एक ऐसी एजेंसी जिसे पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन वक्त के साथ वो खुद अपने आप में एक स्टेट बन गई, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। आज ये एजेंसी सिर्फ सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं जुटाती, बल्कि पाकिस्तान की सरकारें भी बनाती है और सरकारों को गिराती भी है। यह उस नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ सेना से नहीं होता, बल्कि एक अहम हिस्सा ये एजेंसी भी है। आईएसआई के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये एजेंसी जासूसी के अलावा आतंकियों को पालने का काम भी करती है। अपने पड़ोसी देशों जैसे कि भारत और अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखने का काम करती है और खुद को दुनिया की सबसे डिसोन्ड येट डेंजरस ताकत कहती है। सवाल आता है कि पाकिस्तान की ये खुफिया एजेंसी बनी कैसे, ये एजेंसी काम कैसे करती है, इसमें भर्ती कैसे होती है और ऐसा क्या हुआ कि इसके एजेंट्स को भूत कहा जाने लगा और इसके ट्रेनिंग सेंटर्स को घोस्ट स्कूल, और कैसे पाकिस्तान के खुद के पॉलिटिशियन इस एजेंसी से डरते हैं। चलिए आज खोलते हैं आईएसआई की उस फाइल को जिसे पाकिस्तान भी खुद पूरी तरह नहीं खोलता, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। साल था 1947 जब हिंदुस्तान के बंटवारे से निकलकर बना एक देश पाकिस्तान। इस नए नवेले देश के पास सेना तो थी, लेकिन एक ढंग की खुफिया एजेंसी नहीं थी जो सेना के कान और आंख बन सकती। एक एजेंसी थी भी तो वो माहिर नहीं थी। जी हाँ, भारत की तरह ही पाकिस्तान के पास भी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, लेकिन जब 1948 की जंग हुई तो ये एजेंसी बुरी तरह से फेल हो गई। खुफिया खबरों को इकट्ठा नहीं कर पाई, यानी दुश्मन कहाँ है, कितनी संख्या में है, खुद पाकिस्तान की फौज को इसकी कोई खबर नहीं थी। इसी वजह से पाकिस्तान की इस जंग में करारी हार भी हुई। इसी वजह से इस नाकामी को देखते हुए उस टाइम पर पाकिस्तान के एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, मेजर जनरल रॉबर्ट काउथोम। काउथोम ने पाकिस्तान को सलाह दी कि पाकिस्तान को एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए जो तीनों ही सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आपस में जोड़ सके। उनकी ही सलाह पर 1948 में आईएसआई की नींव रखी गई। पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। शुरुआत में आईएसआई का काम केवल इतना था कि आर्मी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और इंटर सर्विसेज कम्युनिकेशन में हेल्प करो। उस वक्त आईएसआई ना कोई बड़ा ऑपरेशन करती थी, ना किसी पॉलिटिकल मैटर में अपनी टांग अड़ाती थी। ये बस एक तरह से जूनियर क्लर्क ऑफिस जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये क्लर्क जैसी एजेंसी पाकिस्तान की हुकूमत में तुरुप का इक्का बन जाएगी। ये हुआ कैसे, उससे पहले आपको इस एजेंसी के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। दरअसल आईएसआई का स्ट्रक्चर और इसके काम करने का तरीका बहुत खास था। जब एजेंसी बनी थी तब हमारी रॉ भी नहीं बन पाई थी। खैर, आईएसआई के हेडक्वार्टर का एक कोड नेम है जिसका नाम है द अदर प्लेस, यानी कि दूसरी जगह। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑफिस में ना तो किसी डिपार्टमेंट के नाम होते हैं, ना ही ऑफिसेस पर कोई नाम लिखा जाता है। ये सब कुछ कोड में होता है, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के नाम भी कोड में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि सेक्शन 944 डिपार्टमेंट है काउंटर इंटेलिजेंस का, यानी देश के अंदर की जासूसी का। फिर सेक्शन 9341 है विदेशी जासूसों पर नजर रखने का, मतलब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बाहर के जासूसों को खोजना, उनकी हरकतों पर नजर रखना। सेक्शन 25 खास तौर पर कश्मीर से जुड़े ऑपरेशंस को चलाता है, तो सेक्शन 21 तालिबान से जुड़े नेटवर्क और एक्टिविटीज को संभालता है। ऐसे ही आईएसआई के कई सीक्रेट विंग्स हैं, जैसे कि जिक्स जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, इसे आईएसआई का दिमाग माना जाता है। यहीं से सारी प्लानिंग, डेटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस के ऑर्डर निकलते हैं। यह डिपार्टमेंट आईएसआई की हर सीक्रेट टास्क को मॉनिटर भी करती है। ऐसे ही इंडिया के लिए इसके जासूसी नेटवर्क का नाम है JIB, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह विंग काम करता है भारत विरोधी संगठनों को मदद देने का, कश्मीर पर फोकस करने का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएसआई का एक अलग से विंग है JCIB, जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत की रॉ के एजेंट्स को पकड़ने और आईएसआई के सीक्रेट्स को सेफ रखने का काम करता है। ऐसे और भी कई विंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी विंग भी है जो पाकिस्तान की अपनी सरकार के लिए किसी खौफ से कम नहीं है। इस विंग का नाम है पॉलिटिकल विंग। इसका काम है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स पर नजर रखना।
कई बार ये विंग चुनाव पर भी असर डालता है, जो आपको आगे पता चल जाएगा इस कहानी में बहुत अच्छे से। इस एजेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सीक्रेट और खास भी होता था। इन्हें ज़्यादातर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स से लिया जाता है। फिर मरी हिल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां कुरान की कुछ आयतों के जरिए यह भी बताया जाता है कि ये एजेंट्स जो काम कर रहे हैं वो एक पाक काम है और देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। फिर उन्हें जासूसी की हर एक बारीकी सिखाई जाती है, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में एजेंटों को कैसे बिना नज़र में आए रहना है बहुत लंबे टाइम तक, टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है जैसे कि फ़ोन, टेलीग्राफ वगैरह वगैरह। लेकिन इससे भी ज़्यादा टफ है फील्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि एजेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बाजारों, यूनिवर्सिटीज़, मॉल या किसी पब्लिक प्लेस पर डेड ड्रॉप की प्रैक्टिस दी जाती है। मतलब आपको बिना किसी की नज़र और कांटेक्ट में आए वहाँ पर सामान रखना होगा। कई बार एजेंट्स को बिना पैसे, आईडी और बिना किसी हेल्प के हज़ारों किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अकेले बिना किसी मदद के अपने मिशन को पूरा करें और सेफली वापसी का रास्ता खोजें। इस तरह से आईएसआई के एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में क्वेटा शहर इनका सबसे बड़ा कैंप होता था, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इस शहर में एजेंट्स को आराम से सिखाया भी जा सकता था और उन पर नज़र भी बनाए रखी जा सकती थी बिना किसी के नज़र में आए। इसीलिए इनके एजेंट्स को भूत भी कहा जाता था, क्योंकि वो अक्सर बहुत ही सीक्रेट रूप से बिना किसी निशान के काम करते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वो कोई अदृश्य या भूतिया शक्ति है। आईएसआई के एजेंट जिस सीक्रेसी के साथ और जिस तरह से बहुत ही अनक्लियर होकर अपना काम करते हैं, वो उन्हें एक बहुत मिस्टेरिकल व्यक्ति बना देता है। इसी वजह से उन्हें लोग भूत कहने लगे। इस तरह आईएसआई एक ऐसी संस्था की तरह सामने आई जिसके एजेंट बेहतर थे। आगे चलकर इसी बेहतरी ने पाकिस्तान की उसे सबसे खतरनाक फोर्स बना दिया, और इसकी शुरुआत होती है 1958 की एक बहुत बड़ी घटना से। साल 1958 में पाकिस्तान के इतिहास का पहला तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान के पहले मिलिट्री जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और साथ ही संभाला आईएसआई को भी। उन्होंने ही सबसे पहले एक्सटेंसिवली इस एजेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने इस एजेंसी को देश के बाहर की घटनाओं पर नज़र रखने के साथ साथ देश के अंदर अपने पॉलिटिकल दुश्मनों पर भी नज़र रखने का काम दे दिया। इस तरह से आईएसआई धीरे धीरे ताकतवर होने लगी। अब आईएसआई की आंखें सिर्फ सरहद पार नहीं देख रही थी, बल्कि कराची से लाहौर तक अपने ही मुल्क के नेताओं, पत्रकारों, ऑफिसर्स और यहाँ तक कि मंत्रियों की पर्सनल बातचीत से लेकर उनकी सारी एक्टिविटीज़ और उनके कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रेस करने लगी थी। इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आपपारा इलाके में बनाया गया। ये जगह बाहर से जितनी नॉर्मल और पीसफुल दिखती है, इसके अंदर उतने ही बड़े और भयानक प्लान बन रहे होते हैं। इस इमारत में घुसने के लिए कई सिक्योरिटी गार्ड से होकर गुजरना होता है, जो हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी लेते हैं, जिससे साफ होता है कि इस जगह में सिक्योरिटी को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। ब्रिटिश पत्रकार ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं कि अयूब खान के दौर में आईएसआई का ढंग से एक्सपेंशन हुआ। चाहे अपने विरोधियों की निगरानी करनी हो, अखबारों में सेंसरशिप लगानी हो, यहाँ तक कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर किसी को फंसाना हो, ये सब कर रही थी आईएसआई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि आईएसआई के अंदर एक स्पेशल विंग बनाया गया था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को खोजना और उन्हें बेअसर करना था। इसी आईएसआई के साथ अयूब खान ने 1965 में कश्मीर में जंग छेड़ने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। इसमें सीक्रेट ढंग से पाकिस्तानी सैनिकों को विद्रोही बनाकर भारत में घुसाया गया था, लेकिन भारत ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया और 65 की जंग में पाकिस्तान की हार हो गई थी। इस नाकामी ने पहली बार दुनिया को बताया कि आईएसआई उतनी भी खतरनाक नहीं है जितनी वो दावा करता है। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन में इस ऑपरेशन को आईएसआई की एम्बिशियस बट नाइव चाल बताते हैं। अयूब खान के दौर में आईएसआई को अपनी आर्मी के अंदर भी लॉयल्टी सर्विसेज की जिम्मेदारी दी गई, ताकि कोई भी जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर अगर सत्ता पलटने की सोच भी रहा हो तो उसे समय रहते दबा दिया जाए। यही वजह है कि अयूब खान के शासनकाल के अंत तक आईएसआई पाकिस्तान में सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रह गई थी, बल्कि एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पावर हाउस बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसी आईएसआई को उसकी असली ताकत मिलती है 1977 में, जब जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट किया और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन गए। जियाउल हक ने आईएसआई को एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में झोंक दिया। जिस वक्त जियाउल हक ने तख्ता पलट किया था, उसी दौर में 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी। इस दौरान अमेरिका के लिए एसेट बनकर उभरे जियाउल हक, और जियाउल हक का सबसे बड़ा हथियार बनी आईएसआई। अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी थी, पैसा,
हथियार, ट्रेनिंग और CIA का नेटवर्क, सब कुछ ISI के पास आसानी से आ गया। इस तरह ISI एक बड़े इंटरनेशनल गेम में एंट्री कर रही थी और उसकी पावर लिमिट बढ़ती जा रही थी। आरोप लगते हैं कि रूस अफगान युद्ध के दौरान ISI का काम बन गया था इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों को हथियार देना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें फ्रीडम फाइटर्स की तरह दुनिया के सामने रखना। यही वो गुट था जो बाद में तालिबान और अलकायदा जैसे संगठनों में तब्दील हो गए थे। 1980 के दशक में ISI ने पाकिस्तान के अंदर भी आतंक के बीज बो दिए। जिन्हें धार्मिक स्कूल कहा गया, वो असल में रिक्रूटमेंट सेंटर्स थे। अमेरिका के पैसे पर ISI के दिमाग से और जिया की रजामंदी से ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे। और जिया के सबसे ज़्यादा चहेते थे हामिद गुल, जिन्हें तालिबान का गॉड फादर माना जाता है। वो इस समय ISI के चीफ थे और इस टाइम पर अफगानिस्तान ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। इस पूरे दौर को लेकर अहमद राशिद अपनी चर्चित किताब तालिबान, मिलिटेंट इस्लाम, ऑयल एंड फंडामेंटलिज्म इन सेंट्रल एशिया में बताते हैं कि ISI को एक स्टेट की तरह काम कराने लगे थे जियाउल हक। यानी कि ISI अब पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम बन गई थी जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था। अयूब खान के दौर में जिस ISI ने पॉलिटिकल साजिशों में पहला कदम रखा था, वो जियाउल हक के दौर तक आते आते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और यहाँ का धार्मिक कट्टरपंथ, इन सब का एक बहुत भयंकर यंत्र बन गई थी। यही वो फाउंडेशन था जिस पर बाद में कारगिल जैसे ऑपरेशन, मुंबई हमले जैसी साजिशें और ग्लोबल टेररिज्म का पूरा नेटवर्क तैयार हुआ। जब 1987 में जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, तब ISI पर भी शक की सुई घूमी थी। हालांकि बाद में ये बात साबित नहीं हो पाई। उनकी मौत के बाद ISI और ज़्यादा ताकतवर होती चली गई। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ISI पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी पहले ही सत्ता के बहुत सारे लोगों को अपने जाल में ले चुकी थी। पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री नाम की अपनी किताब में हुसैन हक्कानी लिखते हैं कि ISI ने उस दौर में प्रधानमंत्री ऑफिस को भी एक छांव की तरह घेरे रखा था। भुट्टो की सरकार को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं को फंडिंग और मीडिया को मैनेज करना ISI की एक स्ट्रेटजी बन चुकी थी। ये सब किस हद तक होता था, पॉलिटिक्स में किस तरह से ISI इन्वॉल्व थी, इसका सबूत है 1990 में हुआ एक स्कैंडल, मेहरान बैंक स्कैंडल। इस केस में ISI के उस टाइम के महानिदेशक असद दुर्रानी ने विपक्षी नेताओं को मोटी रकम बांटी ताकि वो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को हराकर सरकार में आ सके। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला असगर खान केस के नाम से सालों तक चला। कहा जाता है कि ISI ने इसमें नवाज शरीफ को भी पैसे दिए थे। इस तरह अगर आप देखो तो सेना भले ही आगे से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसे चलाने के लिए आंख, नाक और कान की जो भूमिका है वो ISI निभा रही थी। हालांकि दोस्तों ये सब बस एक छोटा सा पहलू है। 90 के दशक में ISI ने खतरनाक काम शुरू कर दिए थे। ये काम थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिश्ते रखना। ये ग्रुप थे तालिबान और अलकायदा। अंजुम राजी की किताब तालिबान एंड द इंटेलिजेंस वॉर के हिसाब से ISI ने तालिबान को न केवल हथियार दिए और ट्रेनिंग दिए, बल्कि उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया। इसके साथ साथ भारत में कश्मीर बॉर्डर पर भी टेररिज्म को सपोर्ट देने का काम ISI की स्ट्रेटेजी थी। 1999 के कारगिल युद्ध के पीछे भी ISI की प्लानिंग मानी जाती है, जिसे उस समय के सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने अंजाम दिया था। साल 2000 आते आते इंटरनेशनल फोरम में ISI की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज किया जाने लगा था, खास तौर पर 26/11 के मुंबई हमलों के बाद। डेविड हेडली, जो इन हमलों में रेकी करने भारत आया था, उसने भी बाद में गवाही दी कि उसे पाकिस्तानी एजेंसियों से सपोर्ट मिला था। अब ये सब कुछ बताता है कि ISI पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इस तरह अगर आप देखो तो ISI एक ऐसी एजेंसी की तरह दिखती है जो दुनिया भर में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने देश के अंदर भी तोड़फोड़ करती है और देश के बाहर भी करती है। 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए तख्तापलट में ISI के इंपॉर्टेंट रोल की बात खुद परवेज मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर में मिलती है। यहाँ पता चलता है कि कैसे मुशर्रफ ने ISI के जरिए जजों, मीडिया और पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। यही नहीं, हाल ही में जो इमरान खान के PM बनने की बात थी, उसमें भी ISI की स्ट्रेटजी का अंदाजा लगाया जाता है। और यही इमरान खान फिर सत्ता से हटा दिए गए जब इमरान खान ने ISI के चीफ फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। इमरान के फैसले से सेना और सरकार के बीच ऐसी टेंशन बढ़ी कि आज के टाइम में इमरान खान जेल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज की तारीख में ISI न केवल पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी है, बल्कि ऐसी एजेंसी भी है जिसके ऑपरेशंस दुनिया भर में चल रहे हैं।
इसे भूत कहे जाने का कारण यही है कि ये नज़र नहीं आती, लेकिन इसके असर हर जगह मौजूद रहते हैं, चाहे वो अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर हो, या फिर इस्लामाबाद की अदालतें हों। इसकी ताकत और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसे स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी राज्य के अंदर एक अलग राज्य माना जाता है। जैसा कि क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर में बताया गया है। अब आपको यह कहानी सुनकर क्या लगता है, आईएसआई कितनी ताकतवर संस्था होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।